आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का तहजीब टीवी के यूट्यूब ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दुनिया भर की अहम खबरों के साथ मैं हिना मौज। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा की काउंसिल की जंग बंदी की अपील का खैर मकदम किया, अमरीका की मुखालफत की मजम्मत की। हमास ने 726 फिलिस्तीनियों की लाशें रोकने पर इसराइल को शदीद तनकीद का बनाया निशाना। ईरानी वजीर दिफा का बयान, मुसल्लह अफवाज ने इसराइल के कसीर परतों वाले मिसाइल निजाम को तोड़ दिया। ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर IAEA की नजर, पहली बार IAEA के इंस्पेक्टर्स ईरान पहुंचे। सऊदी अरब के शहजादा खालिद की यूक्रेनी हुक्काम से मुलाकात, अमन के अमल पर हुई गुफ्तगू। नेतन्याहू से की जंग बंदी पर समझौते करने की दरख्वास्त, इजरायली मुजाहिरीन ने बंधक समझौतों के लिए लगाया जोर। मकामी मीडिया के मुताबिक इजराइल हमलों में कम से कम 4 फिलिस्तीनी गजा में शहीद हो गए हैं। फिलिस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफा ने बताया है कि गजा के बुरेज पनाहगुज़ीन कैंप पर हमले में एक खवातीन और उसका बच्चा शहीद हो गए हैं। इजराइल के फ़िज़ाई हमले रोज़ बरोज़ गजा में जानी और माली नुकसान का सामान कर रहे हैं, लेकिन इसके बरक्स इजराइल को हर चंद अंदाज़ा है कि हमास इन मजालिम को शिकस्त देने की अपनी कोशिशों में लगा हुआ है और उसकी कोशिशें और गजा के लिए की जाने वाली पूरी दुनिया आलम की दुआएं रायगान नहीं जाएंगी। इसी दौरान गजा शहर के अल रिमल मोहल्ले में एक रिहायशी अपार्टमेंट पर हवाई हमले में एक शहरी मारा गया और कई घायल हुए। गजा शहर के अल शाती पनाह गुज़ीन कैंप में बेघर फिलिस्तीनियों के टेंटों पर हमलों में भी कई लोग घायल हुए। गजा के खान यूनुस में इजरायली ड्रोनों ने पनाह गुज़ीनों के टेंटों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक शख्स मारा गया और एक बच्चा जख्मी हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इजरायली नाकेबंदी और जंग की वजह से फिलिस्तीनी बच्चे लगातार तीसरे साल स्कूल जाने से महरूम रहेंगे। सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन गजा के बच्चों को लगातार तीसरे साल तालीम के हक से महरूम रखा जा रहा है। तालीम बुनियादी हक है और किसी बच्चे को उसके हक से महरूम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि गजा के बच्चों के इस हक की हिफाजत के लिए फौरन कदम उठाए जाएं। बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने वजीर आजम अल्बानीज से मुलाकात के बाद मांग की है कि वो गजा के इंसानी बहरान की क़यादत करें और फिलिस्तीनियों की हिमायत में आवाज़ बुलंद करें। पूरी दुनिया में गजा के लिए की जाने वाली दुआएं उनके साथ हो रहे मजालिम को कभी तो शिकस्त दे सकेंगी। गजा के लोग उम्मीद का दामन थामे अपनी फलाह बहबूद की आस लगाए खुदा के हुक्म के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उसके घर देर है पर अंधेर नहीं। हमास ने कहा है कि इजराइल सैकड़ों फिलिस्तीनियों की लाशें रोक कर एक भयानक जुर्म कर रहा है, जिनमें से कुछ तो कई दहाइयों से रुकी हुई हैं, और बैनुल अक़वामी बिरादरी ने मुतालबा किया है कि वो इस मामले में मुदाखलत करें। बुध के रोज जारी करदा बयान में फिलिस्तीनी मज़हमती तहरीक हमास ने कहा है कि इजरायली हुक्काम इस वक्त कम से कम 726 फिलिस्तीनियों की लाशों को अपने कब्जे में रखे हुए हैं, जो कि एक खौफनाक जुर्म और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हमास ने कहा है कि ये गैर इंसानी पॉलिसी उस वक्त से मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई है जब इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को गजा पर अपनी नस्ल कुशी की मुहिम शुरू की। बयान में मजीद कहा गया, ये तादाद दस्तावेजी केसों की अक्सबंदी करती है, जबकि गजा में मजीद शोहदा के आदाद शुमार सामने नहीं आए, जिससे जुर्म की संगीनी और हौलनाकी में इजाफा होता है। हमास ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो इजराइल पर हर बैनुल अक़वामी फोरम में दबाव डाले ताकि इस अमल को रोका जा सके, जिसे कब्रों के कब्रिस्तान कहा जाता है। इस निज़ाम में बगैर किसी नाम की कब्रों को पत्थरों से घेर दिया जाता है और हर कब्र पर एक लोहे की तख्ती लगा दी जाती है, जिस पर नंबर दर्ज होता है, ना कि मरहूम का नाम। ये नंबर इजरायली फौजी हुक्काम की जानिब से रखे गए इनफरादी रिकॉर्ड के मुताबिक रखते हैं। सितंबर 2019 में इजरायली सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि फौजी कमांडर फिलिस्तीनियों की लाशों को आर्जी तौर पर रोक सकते हैं ताकि उन्हें मुस्तकबिल की मुमकिना मुज़ाकरात में सौदेबाजी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद इंसानी हुकूक की तंजीमों ने कौमी सतह पर मुहिम्मात शुरू की ताकि इजरायली अदालतों और हुक्काम पर दबाव डाला जा सके कि वो लाशों को अहले खाना के हवाले करें। हमास ने दोबारा मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फिलिस्तीनी अवाम का ये जायज़ हक है कि वो अपने शोहदा की तदफीन करें, जो हमेशा कुर्बानी की अलामत और सरजमीन व मुक़द्दस मकामात के
محافظ رہیں گے۔ ایرانی وزیر دفاع نے امریکہ اور اسرائیل کی 12 روزہ جوہریت میں اسلامی جمہوری ایران کی جدید ترین فوج سہولیات کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ ایران مسلح افواج نے قابض یہودی رجم کے کثیر پرتوں والے دفاعی نظام میں رسائی حاصل کر لی ہے اور اپنے جدید میزائلوں کے ذریعے اس کے متعدد اہداف کو تباہ کر دیا ہے۔ ایرانی بریگیڈیئر جنرل عزیز ناصر زادے نے منگل کے روز یہ بیان دیتے ہوئے ایران کی دفاعی صنعت کی کامیابیوں اور امریکہ اسرائیل کی الغار میں نمایاں ہونے والی فوجی طاقت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا، حالیہ مقدس اور قومی دفاع میں مسلح افواج نے جدید دفاعی صنعتوں کی کامیابیوں سے استفادہ کرتے ہوئے جارحانہ کارروائیوں کے ذریعے یہودی رجم کے کثیر پرتوں اور پیچیدہ فضائی دفاع کو کامیابی سے توڑ دیا، جو امریکہ اور دیگر مغربی حکومتوں کی حمایت یافتہ تھے، اور اپنے دفاعی سائنسدانوں کی کوششوں سے تیار کیے گئے میزائلوں سے ان کے متعدد فوجی اہداف کو تباہ کر دیا۔ ایرانی وزیر دفاع نے مسلح افواج کے خود انحصاری علم پر توجہ، مسلسل جدت اور نئی ٹیکنالوجیز کے جذبے کو بھی سراہا، جو رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنئی کی ہدایتوں کے مطابق دشمن کے خطرات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی مسلح افواج کے ذریعے دشمن کی دھمکیوں کا اور بھی سخت جواب دیا جائے گا، اور انہوں نے مزید کہا کہ ایران کی مسلح افواج کے جنرل سٹاف نے عہد کیا ہے کہ اسلامی انقلاب اور ایران کے خلاف کسی بھی قسم کے خطرے کا پہلے سے ہی زیادہ طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ ہمیں اپنی قوم کے تحفظ کے لیے ایک طاقتور فوج کی ضرورت ہے۔ ایک مضبوط فوج وہی ہے جس کا ہر شعبہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اہم کمانڈر نے ایران کی آزادی، عارضی سالمیت اور اسلامی جمہوری نظام کے تحفظ میں فوج کے کلیدی کردار کو اجاگر کیا اور کہا کہ یہ مشن ہر ملک کے لیے اہم ہے، لیکن ایران کے لیے ہماری اسٹریٹجک اور جغرافیائی حیثیت کے باعث یہ اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے خبردار کیا ہے کہ یہ ایک قابض اور بچوں کو قتل کرنے والے رجم کا گھر ہے، جس کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی ملک اس کے ناجائز وجود سے زیادہ طاقتور نہ ہو جائے۔ ایران نے اسرائیل کے ساتھ 12 دنوں تک چلی جنگ کے بعد ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کے ارکان کو ملک سے باہر نکال دیا تھا۔ ایران نے IAEA کے سربراہ پر یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ایران کے خلاف سازش کی اور ایرانی پرمانو پروگرام سے متعلق دشمنان رپورٹ جاری کی۔ اب خبر یہ ہے کہ ایران کے اس فیصلے کے بعد پہلی بار IAEA کے انسپیکٹرز ایران پہنچے ہیں اور ایک نیوکلیئر سینٹرل کا دورہ بھی کیا ہے۔ اس بات کی تصدیق ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور IAEA کے چیف رافائل ماریانو گروسی نے کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ ایران کی قومی سلامتی کونسل نے IAEA کے انسپیکٹرز کو ایران میں داخل ہونے کی اجازت دی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ IAEA کے انسپیکٹرز کی آمد کے باوجود دونوں جانب مکمل تعاون کی فضا ابھی نہیں بنی ہے۔ عباس اراغچی نے بدھ کو میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ IAEA کے انسپیکٹرز نے ایران کے بوشہر نیوکلیئر انرجی سینٹر کا دورہ کیا ہے۔ قابل غور یہ بات ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کر کے IAEA کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے تھے۔ ساتھ ہی اس عالمی ادارے پر کئی سنگین الزامات بھی لگائے گئے تھے۔ اس فیصلے کے تحت ایران نے اپنے نیوکلیئر پروگرامز کی معلومات اور انسپیکشن پر روک لگا دی تھی۔ اس فیصلے کے بعد دنیا بھر میں یہ بحث شروع ہو گئی تھی کہ کیا ایران اب تیزی سے نیوکلیئر بم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ ایران کے رہنما اور سینئر افسر ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ ایران کا مقصد کبھی بھی نیوکلیئر ہتھیار بنانا نہیں رہا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے عوام کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کی مدد سے بجلی پیدا کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملک کی ترقی ہو سکے۔ دوسری طرف اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر نیوکلیئر ہتھیار تیار کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ سعودی عرب کے شہزادہ خالد بن سلمان نے کہا ہے کہ انہوں نے یوکرین کے صدر کے چیف آف سٹاف آندری یرماک سے ملاقات کی، جس میں روس یوکرین تنازع کی تازہ ترین پیش رفت اور دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ خالد نے ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا، ہم نے آپ سے دلچسپی کے کئی موضوعات پر بات چیت کی۔ یرماک نے اس سے قبل کہا تھا کہ وہ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ رستم امروگ کے ہمراہ ریاض میں
मौजूद हैं ताकि यूक्रेन में अमन के रास्तों और इस अमल में सऊदी अरब की शमूलियत पर गुफ्तगू की जा सके। यरमाक ने टेलीग्राम ऐप पर लिखा कि उनकी मुलाकात सऊदी वजीर दिफा और कौमी सलामती के मुशीर से भी हुई। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने मंगल के रोज कहा था कि तुर्की, खलीजी रियासतें या यूरोपीय ममालिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ मुज़ाकरात की मेजबानी कर सकते हैं। यूँ तो गजा के मुद्दे को लेकर दुनिया के ज्यादातर ममालिक में पेशरफ्त तेज देखी जा रही है, लेकिन सऊदी अरब जो कि ताकतवर मुल्कों में शामिल है, उसका इस मुद्दे को बुलंद आवाज से उठाना जरूरी था। इस मुलाकात के नताइज गजा की बेहतरी की तरफ इशारा हैं। उम्मीद की जा सकती है कि अरब की मुदाखलत इस मुद्दे को जल्द सही और नेक अंजाम तक पहुंचाने में कारगर साबित होगी। बीते दिन की शाम तेल अवीव की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर गूंजता हुआ आवाम का गुस्सा और एहतजाज का शोर बिल्कुल अलग था उस मंजर से जहां यरूशलेम में वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू स्टेज पर मुस्कुरा रहे थे। उनका इस्तकबाल हंसी और तालियों से किया जा रहा था, लेकिन दूसरी तरफ तेल अवीव में हजारों मुजाहिरीन ने जंगबंदी और गजा में कैद किए जाने वाले लोगों की वापसी का मुतालबा किया। वहीं यरूशलेम में नेतन्याहू कौमी यकजहती की बातें कर रहे थे। साथ ही सड़कों पर बंधकों के वालिदैन अपनी औलाद की रिहाई के लिए रो रहे थे और हुकूमत से जंगबंदी समझौते पर दस्तखत करने की दरख्वास्त कर रहे थे। यरूशलेम के पुराने शहर के बाहर एक पुर आराम रेस्टोरेंट में नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल फतेह की राह पर है और गजा के तबाहशुदा इलाके में पिछले 22 महीनों से जारी जंग को और वसी करने का मंसूबा बना रहा है। मुजाहिरीन उस वक्त की बात कर रहे थे जिसे इस्लाह की जरूरत है। वहीं नेतन्याहू कब्जा शुदा पश्चिमी किनारे वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों की तोसी का जश्न मना रहे थे। ये जंग के खात्मे और बाकी बचे बंधकों की वापसी के लिए इजरायली अवाम के वसी इत्तेफाक राय और नेतन्याहू व उनकी हुकूमत के रवैये यानी बेपरवाही और बेगानगी को साफ तौर पर दिखाता है। गजा में जारी इस करीब 2 साल से जंग के बाद सर्वे में बार बार सामने आया है कि इजरायली अवाम की वाज़े अक्सरियत ऐसी किसी भी समझौते के हक में नहीं है जिससे बचे हुए तकरीबन 50 बंधकों को वापस लाया जा सके और जंग का खात्मा हो सके। हर हफ्ते हजारों लोग तेल अवीव के बंधक चौक और मुल्क भर के अहम चौराहों पर जमा होते हैं ताकि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हाथों अगवा किए गए अपने अजीजों की रिहाई के लिए उनके घर वालों की जद्दोजहद का साथ दे सकें। गजा शहर पर कब्जे के लिए जंग को और बढ़ाने के नेतन्याहू के फैसले के बाद एहतजाज और ज्यादा तेज हो गया है और लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। अवाम की इस बड़ी तादाद में शिरकत और तहरीक को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। 17 अगस्त को बंधकों के घर वालों ने एक बेमिसाल अवामी हड़ताल की क़यादत की जिसमें मुनज़्ज़मीन के मुताबिक तकरीबन 5 लाख लोग शरीक हुए। ये तादाद अमेरिका में तकरीबन 1.7 करोड़ लोगों के बराबर है। इन सब से साफ होता है कि इजराइल की अवाम अब अमन और सुलह चाहती है। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की अहम तरीन खबरों को मजीद जानने के लिए हमारे YouTube चैनल तहजीब TV ऑफिशियल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।